नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो आप और मैं हूं रोहित बंसल। नए साल के शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं मेहमान यूटी के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी। सर, पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। और आपके माध्यम से मैं पंजाब की सारी जनता को, देश की जनता को भी नए साल की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और यहाँ जो एक गुरुओं की परंपरा रही है, गुरुओं की धरती रही है, उसको भी मैं ईश्वर से और गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ कि हम अमन चैन शांति से और अपना विकास की गति को बनाए हुए भाईचारे के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। एक बार मैं फिर सारी पंजाब की जनता को, सभी लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। इस सिटी ब्यूटीफुल में नया घर जब आप आए, एक गवर्नर पंजाब यूटी के प्रशासक के तौर पे, तो न्यू सिटी में कैसा तजर्बा रहा चंडीगढ़ को लेकर? देखो, निश्चित रूप से जिसने भी चंडीगढ़ को बसाने का लिए जो जिस प्रकार का प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मैं भी देश और दुनिया के कई जगह गया हूँ, लेकिन इतना योजनाबद्ध तरीके से, इतना व्यवस्थित कोई भी शहर नहीं बसा है जो चंडीगढ़ को बसने का और सुंदरता को मौका मिला है। अब इसको सुंदर बनाए रखने के लिए जनता का भी उतना ही सहयोग चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा शहर होते हुए भी अभी हम रैंकिंग में इंदौर को पीछे नहीं धकेल पा रहे हैं। आज भी इंदौर जो है ना, स्वच्छता की दृष्टि से नंबर 1 है। हम अभी 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर ही चल रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी की तो है, लेकिन जनता से भी निवेदन करता हूँ वो इसमें सहयोग करे, ताकि हम दुनिया में और हिंदुस्तान में कम से कम इस रैंक की दृष्टि से नंबर 1 के शहर बनने की कैपेसिटी हमारी है। केवल इसको संवारना हमारा काम है। सर, किसी भी चीज़ के लिए ना पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। चंडीगढ़ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमेशा कहता है कि पैसे की हमारे पास बहुत कमी है, फंडिंग की कमी आ रही है। मैं जहाँ तो सोचता हूँ कि अगर ये फंडिंग को समझ करके करने का, केवल और केवल प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका एक नियम है सामान्यतः कि जितनी टोटल आपकी इसकी कॉस्ट होती है बिल्डिंग की, उसका 1% लगना चाहिए। अगर उस दृष्टि से आज की तारीख में जो भी चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के बारे में जो अभी तक का एनालिसिस है, वो लगभग 500 करोड़ रुपया बनता है, वसूल होता है 54 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि हमको उस प्रॉपर्टी टैक्स को वसूल करने का प्रयत्न है। अगर आप चाहते हो कि गरीब लोगों को इससे मुक्त करना चाहे तो नीचे से कुछ लोगों को आप फ्री करिए, जिससे कम उन लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन जो सक्षम हैं उनसे हमें ये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने और सब मैंने भी अनुभव किया है कि ये जितने कियोस्क लगे हुए हैं, उन कियोस्क में से 1/3 कियोस्क जो है ना अधिकृत कियोस्क है, बाकी ऐसे ही लगे हुए हैं। वो आपकी इनकम है, पुरानी वसूलियत है, वो आप समय पर ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हो। दूसरा क्या है कि केवल और केवल ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है, इसको भी अगर सही ढंग से इकट्ठा करें तो मैं सोचता हूँ निकलता है। तो केवल और केवल छूट देने के साथ साथ अधिक से अधिक कमाने के लिए भी दिल और दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, ऐसा नहीं है। पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से किए जाए, अधिक से अधिक लोगों को राहत कैसे मिले, और कुछ लोगों को जिनकी क्षमता प्रभु ने दी है उनसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अब ये प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्च तक हम लगभग इसी नगर निगम में 50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा वसूल कर लेंगे। सर, आपने बात की प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी को लेकर चंडीगढ़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक चीज़ कॉमन हो रही है कि जो लीज होल्ड है उसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। उसको लेकर आपका देखो, यहाँ की ये समस्या बहुत लंबे समय से आती है। बीच में कुछ वर्ष तो मुझे याद नहीं है कि यहाँ विशेष करके इंडस्ट्री और कॉमर्शियल को उन्होंने फ्री होल्ड में किया भी था। कुछ समय किया, फिर रुक गया, फिर वापस बदल दिया, फिर किया। तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं भी समझने का और कानूनी दृष्टि से सोच रहा हूँ। मुझे जो बार बार विषय आता है कि इस पर जो है ना, हमारी जो गृह विभाग है वो भी ये कहता है कि लीज होल्ड को कॉमर्शियल मत करिए। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला बताता है कि आप इसको मत करिए। तो मैं सोचता हूँ कि सेक्टर नंबर 1 से 30 तक तो आपको इनसे सारे बायलॉज के कारण से आपको इसमें शक्ति है,
लेकिन जो इसके बाहर के हैं, अगर कानूनी कुछ छूट मिल सकती होगी तो ज़रूर ट्राई कर रहे हैं हम कि ये जितने विशेष करके छोटी छोटी इंडस्ट्री है, अब यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ के बिल्डिंग बायलॉज इतने सख्त हैं कि उसमें कोई ज़्यादा ग्रो करने की गुंजाइश नहीं है। उनको कैसे एडजस्ट करें, समस्या है, रोज़ आती है, रोज़ मैं भी इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। अब अंतिम मीटिंग करूँगा मैं, सारे ऐसे जो एडवोकेट जो कह रहे हैं कि हो सकता है उनको भी बुलाऊंगा, जो कह सकते हैं नहीं हो सकता उनको भी बुलाऊंगा, सामने बैठ करके आपस में एक दूसरे को डिस्कस करेंगे और उसमें से अगर कोई रास्ता निकलेगा नियमों में रहते हुए तो ज़रूर निकालने का प्रयत्न। आपने बात की इंडस्ट्री की, चंडीगढ़ में आईटी पार्क बना हुआ है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से बना है, उससे बाद बहुत सी सिटी में आईटी पार्क बने लेकिन इससे ज़्यादा आगे चलेंगे। निश्चित रूप से यहाँ राजीव गांधी आईटी पार्क का जो है ना काम हुआ था, उसमें केवल 2 ही कंपनियां विशेष रूप से आई है, वो भी पूरा का पूरा इन्फोसिस आई है और एक शायद हमारी महिंद्रा टेक, ये 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ गुंजाइश है, यहाँ एजुकेशन में गुंजाइश है, यहाँ मेडिकल में गुंजाइश है और यहाँ खेल में गुंजाइश है। ये 3 ऐसी एजेंसी है जिसमें आप इंडस्ट्री भी ग्रो कर सकते हो और बाकी भी कर सकते हो। तो ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से इसमें से ज़्यादा अभी ये बात सही है, जितना उसका सोचा था डेवलपमेंट, जितना उसका इन्वेस्टमेंट होना था उतना नहीं हुआ है। आपने बात की 3 चीज़ों की, खेल, इंडस्ट्री और मेडिकल। मेडिकल को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई है, 32 हॉस्पिटल है, 16 हॉस्पिटल है। चंडीगढ़ को एक मेडिकल हब के तौर पर स्टैब्लिश करने के लिए क्या प्लान आपको नज़र आता है? देखो क्या है कि ऑलरेडी जो है नीति आयोग ने अपनी कमेटी की मीटिंग में ही यहाँ एक 2000 बेड का एक और हॉस्पिटल बनाने का प्रपोजल बनाया है। वो आए भी थे, नीति आयोग के एक मेंबर आए थे, डिस्कशन भी हुआ है, हमारी फाइल भी चल रही है। पहले से इस बारे में सहमति केंद्र सरकार के साथ भी बनी है, तो वो तो हम बनाएंगे। लेकिन मेरा पहले ये सोच है कि जो ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर है, विशेष करके मैं जो सेक्टर में गया था जहाँ लगभग 150 बेड का हॉस्पिटल इतना वेल इक्विप्ड और इतना अच्छा सुंदर और इतना व्यवस्थित बना है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी उसमें से पूरे महीने भर का रजिस्टर होता है तो आउटडोर का 315 की केवल महीने भर में हुआ। आउटडोर वहाँ कुछ डिपार्टमेंट चलते हैं, 2 ही चलते हैं। इधर जो है आपका जो ट्रॉमा सेंटर जो है ना बन रहा है। मुझे जब पहली मीटिंग मैंने की थी तब कहा दिसंबर में हमको ये मिल जाएगा। अभी मैंने उनको कहा भाई ये अभी तक तो इसके कहीं दिखता नहीं है कि दिसंबर में मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं मार्च तक कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ ट्रॉमा सेंटर, वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने जो मेडिकल कॉलेज में देखी है कि वहाँ का जो इमरजेंसी है वो तो आपको हमको उसको देख कर बहुत दुख होता है कि एक इस प्रकार का सीरियस पेशेंट आता है और एक से दूसरे खाट के बीच में खड़े रहने के लिए 4 फीट 3 फीट की जगह में नहीं रहती है, तो दर्दनाक स्थिति तो है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे उस बिल्डिंग का उपयोग कैसे करें। और दूसरा क्या, हमारे यहाँ कॉलोनियों में भी सेक्टरों में भी कुछ हॉस्पिटल की सुविधा है, उनमें जो साधन सुविधाएं चाहिए, जो छोटी मोटी जांचें होनी, छोटा कुछ टेस्ट होना है वो वहीं हो जाए। अगर उनमें मशीनरी की कमी है तो हम अपने बजट में मशीन उपलब्ध कराएंगे ताकि कम से कम वो जो छोटा मोटा हर आदमी जो है ना पीजीआई जाए या मेडिकल कॉलेज जाए तो वो और बर्डन हो रहे हैं। और केवल हम चंडीगढ़ के पेशेंट को डील नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा का पूरा हिमाचल और कई राज्यों के पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे तो हमारा यहाँ का एक तरह से ग्रो ही होगा। लेकिन उसकी सुविधाएं कैसे ठीक हो वो हम लग रहे हैं उस पर करेंगे। सर खासतौर पे दूसरी बात आपने की स्पोर्ट्स की, अगर चंडीगढ़ को देखते हैं तो चंडीगढ़ के आसपास या चंडीगढ़ के अंदर बहुत से प्लेग्राउंड नज़र आते हैं, पंचकुला में भी हैं, मोहाली में भी हैं। चंडीगढ़ के अंदर क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है क्योंकि इंटरनेशनली मैच तक होते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी गेम है, जैसे फुटबॉल कह सकते हैं, रोइंग है, इसके अलावा टेबल टेनिस है, वो काफ़ी गेम है जिसको हम और डेवलप कर सकते हैं। और आप कैसे इस चीज़ को चाहते हो कि इंटरनेशनली टूर्नामेंट चंडीगढ़ के अंदर हो? निश्चित रूप से मैंने इसलिए यहाँ जितने एसोसिएशन हैं, अभी इसी पिछली 20 तारीख हुई, उनके साथ मैंने मीटिंग की और मीटिंग के भाई आप लोग सुझाव दो कि हम किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल गेम यहाँ ग्राउंड में करा सकते हैं, किस ग्राउंड को किस खेल के लिए अच्छा डेवलप करें ताकि वो हमारा इंडोर स्टेडियम हमारा है, नया बन करके भी हम
और क्या सुविधाएं जुटा सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जो क्रिकेट के लिए जिस प्रकार का ग्राउंड चाहिए वो मोहाली में ही जाना पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं है। अभी हॉकी का जरूर ग्राउंड तैयार किया, तो ऐसे हम सोच रहे हैं कि अगले साल मैं अभी से लगा हूँ, हर महीने कोई न कोई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता कुछ गेम्स को करानी है। वो उनको तय करके मैं पूरा चार्ट बना के दे रहा हूँ कि आपको वॉलीबॉल कराना है, आपको फुटबॉल का कराना है, आपको हॉकी का कराना, आपको इसका कराना, जूडो का कराना, बॉक्सिंग कराना या किसी करना, पर कोई न कोई महीने में एक प्रतियोगिता, कोई महीना खाली नहीं जाए जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता यहाँ पंजाब में चंडीगढ़ में ना हो। खासतौर पे तीसरी बात आपने की थी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का ग्रो होगा तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो रोजगार के मौके पैदा करवाने के लिए, रोजगार और बढ़ाने के लिए कोई खास स्कीम चंडीगढ़ के अंदर आ रही है? देखो, मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। मैंने कहा आप ये जो है, जो आंदोलन बार बार होते हैं, इनके साथ बैठ कर कोई स्थायी हल निकालने का प्रयास करो। कारण क्या है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, तब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। पंजाब में बाकी सब चीज़ें हैं, केवल और केवल इसको सुधार लें तो मैं सोचता हूँ 5 साल में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक बड़ा। चंडीगढ़ के अंदर अगर इंडस्ट्री डेवलप, चंडीगढ़ में तो क्या है कि कुछ हमारे बायलॉज ऐसे कठोर हैं कि हमारे पास ज़मीन तो वही है जो हमारे पास फिक्स है। आज से 66 में जो मिली है उसमें किसी प्रकार का आगे तो एक्सपेंशन हुआ नहीं, तो उसमें जो है ना अधिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं है। लेकिन 3 इंडस्ट्री यहाँ ग्रो कर सकती है, जिसमें आपने जो पार्क के बारे में कहा वो उसमें हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है, एजुकेशन में बच्चा अच्छी यहाँ कंपनियाँ आ सकती है जिनके कारण से बच्चों की टीचिंग कोचिंग अच्छी तरह से हो सकती है। और यहाँ खेल की बहुत गुंजाइश है। यहाँ की जहाँ इंटरनेशनल टीम में भारत की अगर 7 खिलाड़ी हॉकी के पंजाब और हरियाणा और इंडिया खेलते हैं, इतने अच्छे पहलवानों का यहाँ है जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, इतनी प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे पास खेलने वाले बच्चे तो हैं, पर उनको ग्रो करने के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं हमको जुटानी चाहिए वो हम जुटा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चंडीगढ़ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट? देखो, सामान्यतः मेरा भी पहले अनुभव था नहीं, पर जब मैंने यहाँ वाइस चांसलर के साथ बैठा ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ की कई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी यहाँ ठीक है, लेकिन नीचे की एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो समन्वय होना चाहिए आपस में, नीचे जब तक आप देखोगे नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय के साथ नीचे के स्कूल एजुकेशन को कैसे जोड़ूं, ताकि उनके टीचर्स की एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए, तो हमको वहाँ से ही अच्छे बच्चे मिलेंगे तो हम और अच्छी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ केवल पंजाब और चंडीगढ़ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कई राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ कर एजुकेशन ले रहे हैं। नैक को लेकर भी आपने एक विशेष मीटिंग की कि कॉलेजों को कैसे नैक से जोड़ा जा सकता है? कारण क्या है कि यहाँ किसी ने इस बारे में चिंता ही नहीं की कि किसको नैक मिला न किसको नहीं मिला। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतनी संस्थाएं हैं जो अभी तक नेट की यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने नैक के लिए ट्राई नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमको नैक और ऐसी जो ग्रेडिंग है उसमें तो आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम और इम्प्रूव करेंगे। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियाँ ने नैक ले सका है, कई ऐसा A++ भी है, तो यहाँ दोनों तरह की है। लेकिन मैंने कोशिश की है, 100 से भी अधिक ऐसी संस्थाएं बच गई है जिनको नैक नहीं, उसके लिए मैंने स्पेशल टीम लगाई है और उन सबको अप्लाई कराने का प्रयास कर रहा हूँ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का अपना एयरपोर्ट तो है, इंटरनेशनल है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं है, तो उसको और बढ़ाया जाए, इसके लिए कभी बात हुई सेंटर में? मैं प्रयास करूँगा, लेकिन दोनों गवर्नमेंट को भी इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एयरपोर्ट चंडीगढ़ का एयरपोर्ट नहीं है, पंजाब भी यही से है और हरियाणा भी यही से ठीक होता है। भगवान की कृपा से हमको स्थान भी काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन जो पिछली बार जो जहाँ से हमारा ऑपरेट होता था वो अभी ऐसे ही डंप पड़ा है, उसका भी कैसे उपयोग हो। एयरपोर्ट पे पहुँचने के रास्ते हमको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट मिले ताकि लोगों को आसानी से पहुँच सकता है। तो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों सरकार को भी आग्रह करूँगा कि वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दृष्टि से अपनी फाइलें कागज़ बढ़ाएं। मैं भी प्रयास करूंगा, वहाँ जा कर के मिलूंगा, जो कोशिश हो सकती करेंगे, और मैं सोचता हूं कि हम इसमें सफल हो जाएंगे कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दें। शॉर्ट रास्ते की आपने बात की, चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ने लगी है अब, और बात मेट्रो रेल की बहुत अरसों से चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने फोटो ही देखी है, कोई प्लान नहीं नजर आता है। देखो क्या है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ 2 बैठकें की है।
मेट्रो के लिए। मेट्रो के लिए मैंने एक कमेटी भी बनाई है जो उसकी मेट्रो के बारे में सही रिपोर्ट दे कि हमारे पास लोड कितना रहेगा, हमारे पास एक तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में हमारी इनकम का सोर्स क्या होगा और इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लिए ऊपर जो है ना बनाना इस सिटी के लिए कोई अलाउ करता नहीं। अंडरग्राउंड बनाना है वो बहुत कॉस्टली है। अब उसमें से कितनी बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए, जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं दे। फिर मैंने उनको कहा है कि आप जहाँ मेट्रो चालू कर दिए हैं उनका भी एक बार परीक्षण करके समझने का प्रयास करो। तो वो टीम शायद जा रही है और रिपोर्ट लेकर के आएगी। 2-3 महीने का समय दिया उसको, उसके बाद इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ के अंदर देखते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी के अपने ऑफिस हैं। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पंजाब से जो लोकल पार्टी हैं, श्रोमणी अकाली दल, उनका अपना ऑफिस है। आम आदमी पार्टी सरकार में है, वो भी डिमांड कर रही है कि कम से कम एक ऑफिस दे दो चंडीगढ़ के अंदर। देखो, हमारे पास तो ऐसी कोई फाइल उनकी आई नहीं। अगर उनकी आती है तो हम किसी पार्टी के साथ कोई भिन्नता नहीं करेंगे, हम हर एक की मदद करने का प्रयास करेंगे। पर अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव न तो किसी ने मुझे यहाँ आकर के दिया 5 महीने में, न मेरी फाइल पे कहीं आया है। आएगा जरूर मदद करेंगे। सर, इलेक्टेड और सिलेक्टेड का इशू बहुत रह रहा है चंडीगढ़ के अंदर। इशू क्या है कि लोग बोलते हैं कि हमारे चुने हुए लोग फैसले नहीं ले रहे, ऑफिसर फैसले ले रहे हैं। तो इसको लेकर मेट्रोपॉलिटन का भी एक सुझाव आता है, तो उसको लेकर क्या राय आपकी? मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है। इलेक्टेड बॉडी है, उनको भी तो एफर्ट करना पड़ता है। पर सामान्यतः क्या हो गया कि आपके यहाँ नहीं, सारे देश में ऐसा हो गया, जो इलेक्टेड बॉडी है ना, उसकी मीटिंग कभी शांति से हो ही नहीं सकती। एक तरह से मीटिंग को बुलाना और एक जंजाल में फंसना जैसा हो गया। तो मैं सोचता हूँ हिम्मत करनी चाहिए कि मीटिंग बार बार बुलाए, ताकि पब्लिक के जो लोग हैं वो पब्लिक की समस्या को सही मंच पर रख करके उसको परस्यू करें, तो समस्या का समाधान। ऐसा नहीं है, अधिकारी वहाँ मजबूत हो जाता है जहाँ हम कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम मजबूत हैं तो नहीं हो सकता। अगर होता तो देश का प्रधानमंत्री कैसे कमज़ोर दिख जाता। अब आज की तारीख में वो भी तो काम कर रहे हैं ना। बाकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी काम करते हैं। अगर जो क्षमतावान होता है वो प्रशासन से ऊपर बैठ जाता है, और जो नहीं होता है उसको प्रशासन चलाता है। अब उसमें गलती तो जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनको अपना एफर्ट उतना ही करना पड़ता है और उतनी ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक काम में लगना पड़ता है, तो हर आदमी उसको आगे बढ़ाएगा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो मेरा आखिरी सवाल है कि 2025 को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर क्या विजन आपका रहने वाला है? क्योंकि पुलिस होली आप चंडीगढ़ के मैं सामान्यतः प्रयास कर रहा हूँ, जितने भी मापदंड हैं, जैसे अभी हमको बिजली के संरक्षण में 2nd अवार्ड मिला, किसी में हमको 1st अवार्ड मिला। मैं सोचता हूँ कि ये जो नए कानून बने इनको लागू करने में भी हम सबसे आगे रहे। तो लगभग जितने भी मापदंड हैं उनमें चंडीगढ़ नंबर 1 और 2 पर आए, इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। भगवान की कृपा से कुछ सफलता मिलेगी। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनसे आप भी मिलते रहे होंगे क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति में एक्टिव हो। देखो, क्या मेरा सौभाग्य है कि वो वहाँ से राज्यसभा के मेंबर भी मेरी विधानसभा से भी इलेक्ट होके गए। और मैं सोचता हूँ कि एक अर्थशास्त्री के रूप में हमको इतना बड़ा एक व्यक्ति इस देश को मिला है, जिसने इसी देश की सारी इकोनॉमी को एक तरह से, जो 91 में देश के प्रधानमंत्री उस समय नरसिंहा राव थे, उस समय जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया, उसके कारण से ये देश ग्रो कर गया। तो प्रारंभ तो इस व्यक्ति के द्वारा गया था, बाद में लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो एक बहुत ही सोबर, बहुत ही एक तरह से सादगी भरा, मतलब हमारे यहाँ भी अभी विधानसभा में आए थे कभी उसी कार्यक्रम में, इलेक्शन में भी, मुझे लगता ही नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसने एक सामान्य जगह से उठ कर के देश में और दुनिया में एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में भारत की जो अर्थव्यवस्था को जो एक नया आयाम दिया, उसका वो जनक कहा जाता है। तो वास्तव में उसके जाने से, और वो फिर हमारे पंजाब के रहने वाले थे, तो हम सब लोगों को बहुत ही एक तरह से दुख हुआ है। पर प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा हमारी पंजाब की धरती पर पैदा करें, ताकि हम और हमारा पंजाब और आगे बढ़ सके।
सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। सो बातचीत कर रहे थे चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी से कि 2025 को लेकर चंडीगढ़ का विजन क्या रहने वाला है। तो गुलाबचंद जी ने अपना विजन बताया कि किस तरीके से चंडीगढ़ को और अच्छा किया जाए और एक बार फिर से सिटी ब्यूटीफुल नंबर 1 हो सके। सो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहें जी पंजाब के साथ।